दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उनका कहना है कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है अब वो टूटना शुरू हो गया है, उसके अंदर दीमक लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे गुजरता गया तो हमें पता लगता गया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम सिर्फ एक बहाना मात्र था, बल्कि देखा जाए तो सत्ता का केंद्रीकरण ही मोदी जी का एकमात्र उद्देश्य था। 8 साल के बाद ये पूरा का पूरा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है टूट टूट के टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा है हर जगह पे, और हर जगह पे आपको विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नज़र आती है, म्यूचुअल रेक्रिमिनेशन नज़र आता है, और एब्सोल्यूट पावर की जो एक तरह से पूरे साइंस हैं वो नज़र आते हैं, जहाँ पर जितने भी लोग हैं विरोधी पक्ष के, उनके मिनिस्टर्स हों या उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनके ऊपर लगातार रेड्स पड़ती हैं। अभी जब वहाँ पर गए थे प्राइम मिनिस्टर, जब तमिलनाडु गए थे, तो वहाँ भी स्टालिन ने हिंदी को इम्पोज करने के बारे में मुद्दा उठाया था और कहा था कि आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत कीजिए। दरअसल नॉर्थ साउथ का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही ये लैंग्वेज का, और साउथ वाले कभी भी हिंदी का इम्पोजिशन जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, जो मोदी जी हर मौके पर और अमित शाह भी हर मौके पर देखा जाए तो हिंदुस्तान को इम्पोज करने के चक्कर में रहते हैं। तो तमिलनाडु एक फ़ाइन एग्जाम्पल है जो इस बात का रिटॉर्ट करता है कि आप किसी भी हालत में आपके हिंदू राष्ट्र की फ़िलॉसफी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, ज़्यादा सेंटर वर्सेस स्टेट के जो कॉन्फ्लिक्ट है अब जो निकल कर आ रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे है, ट्रांसफ़र्स पे है, इसकी वजह से जो आपस में तल्खियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम है, वो भी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है स्टेट्स और सेंटर के बीच में। निर्मला सीतारमन ने अभी कुछ पेट्रोल के ऊपर टैक्स कट किए और उसके बाद स्टेट्स को कहा कि आप भी टैक्स कट करो। ये भी एक किस्म का देखा है तो स्टेट्स के अधिकारों में हनन है, और उनको एक तरह से विंडिक्टिवनेस के साथ कहा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कम कर रहे हो। ये बहुत ज़रा धमकाने वाली बातें हैं। अब मुसीबत है कि जब प्राइम मिनिस्टर कभी कोई जाके कहते हैं कि डबल इंजन की सरकारें और वो बेहतरीन कर रही हैं, तो ये भी एक किस्म से लोगों को बहकाने की बात होती है, और ये जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए एक किस्म से माइनस पॉइंट बन जाता है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो डबल इंजन की सरकार है उनको हम सपोर्ट करेंगे। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, वो जो ईगोज़ निकल कर आ रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का जो रियल फेस है वो निकल कर आ रहा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है एक तरह से सिर्फ बहाना मात्र है, अदरवाइज़ तो एब्सोल्यूट पावर जिस हालात में आज हो रहा है, हर चीज़ केंद्रित होकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर चली गई है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर किसी और के हाथ में पावर छोड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि शायद भारत के वो किंग हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और सेवक वर्ड जो यूज़ करते हैं, इट्स ए फैलेसी एंड नथिंग एल्स। ये कहीं से भी वो सेवक नहीं लगते, वो हर जगह से इस देश के मालिक लगते हैं, बादशाह लगते हैं। जगदीप धनखड़ को एज ए गवर्नर बिठा के रखा हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर और जिस ढंग से जगदीप धनखड़ ने जो गवर्नर की पोस्ट है उनको एक किस्म से जिस ढंग से धता बताया हुआ एवरी टाइम, तो देखकर लज्जा आती है कि क्या गवर्नर ऐसे भी होते हैं। तो हर अपोजिशन पार्टी के जो सीएम हैं उनके अंडर जो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, सब के ऊपर आपकी सीबीआई की रेड है, ईडी की रेड्स हैं, इनकम टैक्स की रेड है, लेकिन बीजेपी की किसी सरकार में किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी बिजनेसमैन के ऊपर कोई रेड नहीं पड़ती है, कभी भी रेड नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे ये संत लोग हैं और दूध के धुले हुए हैं, लेकिन एक दिन दूसरी सरकार आएगी तो इनके सारे के सारे स्केलेटन जो है वो भी कपाट से बाहर निकलेंगे। तो रोबस्ट, जिसको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कहा जाता है, इट्स बेसिकली ए सिंगल मैन रूल इन इंडिया, और वो सिंगल मैन नरेंद्र मोदी है और कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं हर आदमी का एक वक्त होता है, जब वक्त ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो राजा भी जो है देखा जाए तो फिर वो सेवक ही बन जाता है। मोदी जी को भी एक दिन वही बनना पड़ेगा।